आज के आपके करंट अफेयर्स 4 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है कलियट्टम फेस्टिवल। ये आपके केरला के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ठीक है, और वहां पे काफी फेमस फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं जिसके अंदर फायर भी यूज की जाती है, ठीक है, और एक गॉडली इमेज पूरी क्रिएट की जाती है। तो इसमें होता क्या है कि पूरी बॉडी के ऊपर जो भी पर्सन होगा पूरी बॉडी के ऊपर एक तरह से लाल पेंट करते हैं, जैसे आपने साउथ इंडिया के और भी डांसेस देखे होंगे, फेस पेंट करके फिर आपके परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अंदर रेड पेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस फेस्टिवल के अंदर खासकर ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना आपका कोडियेट्टू करके एक टेम्पल है, ये टेम्पल का नाम है कोडियेट्टू। यहाँ पे आपके सारे के सारे डांसर्स इकट्ठे होते हैं। गॉडेस काली की यहाँ पे वर्शिप होती है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डांस परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं थेयाम। थेयाम अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ये अग्नि थेयाम, इसका आपका आज इमेज आई हुई थी और वो सब कुछ आया हुआ था अखबार में, ठीक है। तो इसके अंदर थेयाम डांस के अंदर होता क्या है, इसके अंदर डांस, माइम, म्यूजिक तीनों चीजें एक साथ चल रही होती है। यानी कि आपके अलग अलग डांस स्टेप्स इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। मिमिक एक्ट, माइम का मतलब होता है जो फेशियल एक्सप्रेशन से चीजें की जाती है, यानी कि कहीं किसी भी पॉइंट पे डांसर बोलता नहीं है, उसकी सारे के सारे जितनी भी जैसे चीजें रिप्रेजेंट करनी है तो वो डांस के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा या माइम एक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा। और पीछे म्यूजिक, हर एक्ट के तौर पे म्यूजिक चेंज होता रहता है। तुमने अगर कभी भी क्लासिकल इंडियन ये म्यूजिक देखे होंगे तो हमेशा देखना कि सारी की सारी परफॉर्मेंस इसी तरीके से होती है। जो म्यूजिक होता है ना, कभी अप बीट जाएगा, कभी लो बीट आएगा, वो सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती रहती हैं कि डांसर क्या सीन दर्शा रहा है। सीरियस सीन के टाइम अलग होगा, आपके हैप्पी सीन्स अलग होंगे, तो सारे के सारे म्यूजिक उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। तो ये सारे की सारी परफॉर्मेंस गॉडेस काली के लिए की जाती है और ये गवर्नमेंट का पूरा डॉक्यूमेंट था, उसकी एक बार मैंने सारी की सारी लाइनें लिख दी है। पर आपको अगर मैं वैसे पेपर के लिए बताऊं तो पेपर के लिए आपको यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये परफॉर्म कहाँ किया जाता है, किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, किस गॉडेस की वर्शिप होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसमें, ठीक है। बाकी सारी चीजें ये आर्ट एंड कल्चर के पूरे करंट अफेयर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये चीजें याद रखनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हर चीज में ये याद रखना, जब भी आर्ट एंड कल्चर की बात आएगी ये चीजें आपने खासकर याद रखनी है, किस टेम्पल से जुड़ी है, किस गॉडेस से जुड़ी है, कैसे वो डांस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेकेंड करंट अफेयर आपके मॉडर्न इंडिया की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे, सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले आपकी एक और रिफॉर्मिस्ट की वाइफ थी, कौन? ज्योतिराव। देखो ज्योतिराव फूले, पहले इनके बारे में बताता हूं, फिर सावित्री बाई फूले जब उनकी लाइफ में आए फिर कैसे दोनों ने एक साथ क्या एंडेवर्स किए। ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने आपके बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो एक्चुअली उन्होंने जैसे कास्ट, हमारे इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक हद पे बहुत ज्यादा थी, जैसे कि ऐसे हालात होते होते थे कि जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें गांव के अंदर जो वेल है वहां से पानी नहीं भरने देते थे, दूर कहीं से पानी भर के आना पड़ता था। उसके बाद एजुकेशन की फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, टेम्पल में जाना उनके लिए अलाउड नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, और उसके बाद गलियों में किस टाइम पे जा सकते हैं किस में नहीं जा सकते, ऐसी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ज्योतिराव फूले ने अपनी पूरी लाइफ इसके लिए कुर्बान कर दी कि किस तरीके से उन्होंने ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना। सबसे पहले तो उनकी यही सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसी के चलते उन्होंने एक पूरा का पूरा समाज, एक पूरी सोसाइटी भी फॉर्म की थी जिन्हें कहते थे सत्य शोधक समाज, यानी कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी, इंग्लिश में जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो उन्होंने ये चीज लिखी थी,
सॉरी, ये पूरी सोसाइटी फॉर्म की थी। एक उन्होंने किताब लिखी थी जो बहुत फेमस हुई थी, कौन सी? गुलामगिरी। ये दोनों कास्ट के बारे थी और ये दोनों प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज किसने फॉर्म किया था। ठीक है, ज्योतिराव फुले किस चीज के बारे था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे। गुलामगिरी किताब किसने लिखी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। तो ये सारी की सारी जो ज्योतिराव फुले की अचीवमेंट्स थी, उन्होंने इसके अलावा मतलब एक कास्ट मूवमेंट पे तो काम किया ही, दूसरा जो सोसाइटी का सप्रेस्ड सेक्शन था वो थी आपकी वुमेन। ज्योतिराव फुले और उसके बाद सावित्रीबाई फुले, जब उनके साथ उनकी मैरिज होगी, इन दोनों ने ये चीज को रियलाइज किया कि आपकी जो वुमेन है सोसाइटी में, वो भी वही सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं जो एक कास्ट सिस्टम में एक लोअर कास्ट के लोगों को फेस करनी पड़े। जैसे एजुकेशन की फैसिलिटी उन्हें भी नहीं है, घर से बाहर उन्हें नहीं जाने दिया जाता, अपनी पसंद की मैरिजेस उन्हें नहीं करवाई देनी जा सकती, तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे पूना में सबसे पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया था, गर्ल्स स्कूल ओपन किया था जहां पे गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दी जा सके। अब इसके कारण क्या हुआ, वहां की सोसाइटी ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। इनके अपनी फैमिली ने, ज्योतिराव फुले के जो अपने फादर थे, उन्होंने इन दोनों को घर से भी निकाल दिया था, पर तब भी इनकी हिम्मत नहीं टूटी थी, तब भी ये लगे रहे। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां पढ़ने भी आती थी वो भी घर पे रिवोल्ट करके आती थी, कई जगहों पे तो इनकरेजमेंट थी, कई जगहों पे रिवोल्ट होता था। अब ये जो रिवोल्ट होता था, इसके कारण आपके इन्होंने उनके लिए हॉस्टल भी फॉर्म किए। जो आपकी विडोज होती थी, देखो सोसाइटी में वुमेन में एक तो चलो एजुकेशन की प्रॉब्लम आई, अगर कोई भी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती, एक टाइम पे पहले दो ऑप्शन होते थे, या तो आपकी सती कर देते थे, अगर विडो कर दिया है, मतलब मारा नहीं पर विडो हो गई है, तो उसे घर से निकाल देते थे। ये ना आज भी कुछ इंडिया के एरियाज में आज भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जो भी वुमेन विडो हो जाती है उसे घर से ही निकाल सकते हैं। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है, अब वुमेन के पास जो जिस घर में शादी करके गई थी, जो भी था, अब उसके पास अपनी खुद की ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई सिक्योरिटी थी, हस्बैंड की डेथ होगी और उसे घर से निकालते टाइम देखते थोड़ी है कुछ, तो अल्टीमेटली वो पॉवर्टी में भीख मांगने के लिए या बहुत ही रॉन्ग प्रोफेशंस में भी लैंड अप हो जाती है। तो इस कारण आपके विडोज को प्रॉपर स्किल सेंटर भी इन्होंने खुलवा के दिए ताकि उन्हें बुनाई और ऐसे काम सिखाए जा सके, और उन्होंने विडोज के लिए बहुत सारा काम किया। इसी कारण सावित्रीबाई फुले एज अ वुमेन, क्योंकि एक लड़की के लिए दूसरों के लिए उस जमाने में काम करना ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी कुर्बानी थी, इसलिए उन्हें पायनियर ऑफ इंडिया फेमिनिस्ट मूवमेंट माना जाता है। इंडिया के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, देखो फेमिनिज्म का लॉन्ग टर्म में मतलब आज के जमाने में बहुत गलत निकला है। फेमिनिज्म में आज ये मतलब निकला है कि वुमेन को कोई अलग से बेनिफिट देने, पर जो ओरिजिनली आज भी जो ओरिजिनली फेमिनिस्ट में बिलीव करते हैं, जो किसी जमाने में जब फेमिनिज्म शुरू हुआ है, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेशल प्रिविलेजेस देनी है। फेमिनिज्म का मतलब है सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, तुम बराबर मौका दो। ठीक है, जैसे काम है, काम दोनों जेंडर्स को करने दो, जो बेटर होगा खुद अचीव कर जाएगा। ठीक है, पढ़ाई का मौका दोनों को दो, हर चीज मौका दो, कर कैपेबिलिटी होगी कर जाएंगी, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसका फेमिनिज्म का मतलब कभी भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। आज कई जगह सोशल मीडिया पे इसका गलत मतलब निकाला जाता है, वो इस कारण ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि वो पायनियर का मतलब ये नहीं थी कि कोई स्पेशल बेनिफिट मांग रहे थे, वो इक्वालिटी मांग रहे थे। ठीक है, आज के जमाने में फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म में फर्क करना भी जरूरी है, तो ये चीज है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वो फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, क्योंकि देखो गर्ल्स स्कूल जो खुला था उसके अंदर ज्योतिराव फुले ने अपनी वाइफ को पढ़ाया, फिर दोनों ने मिलके पूरा स्कूल चलाते थे, यही दो टीचर थे, क्योंकि कोई और टीचर इनके स्कूल में आके पढ़ाने को मानता ही नहीं था, क्योंकि हर कोई कहता था अगर मैं तुम्हारे स्कूल में आके पढ़ाया मुझे भी सोसाइटी से निकाल देंगे तो मैं नहीं आऊंगा।
तो इस कारण इन्हें अपने आप को इतना ट्रेन करना पड़ा कि आगे बाकियों को पढ़ा सके। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले तो ये मराठी राइटर भी रही हैं, और आज आपके सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में से माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब ये कमीशन है क्या और क्या करती है? देखो, आपके इंडिया के अंदर जो आपकी लेट्स सपोज जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे पुलिस होगी, चाहे आर्मी होगी, चाहे पैरामिलिट्री होगी, कोई भी होगी, किसी भी, देखो सारी फोर्स कभी भी क्राइम नहीं कमिट करती होती है ऑब्वियसली, बीच में कोई एक आधा ऐसा इंडिविजुअल जरूर हो सकता है जो अपनी पावर को मिसयूज करे। मिसयूज करने का कई बार ऐसे नतीजे निकल के आए हैं कि लेट्स सपोज जैसे खासकर जहां पे अफस्पा एग्जिस्ट करता है। अफस्पा पता क्या है? आपका एक ना खास एक्ट एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, शॉर्ट में अफस्पा। ये जो एक्ट है ये इंडिया के कुछ एरिया जिन्हें डिस्टर्ब्ड मार्क किया जाता है। देखो, डिस्टर्ब्ड मार्क कैसे करते हैं? या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मार्क कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड है। देखो, ऐसा कोई भी एरिया जहां पे बहुत लार्ज स्केल पे वायलेंस हो रही है कम्युनिटी, और इस स्केल की वायलेंस के आपकी पुलिस से अब कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, पुलिस से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से मदद मांग सकती है। क्यों सेंटर से? सेंटर की मदद के लिए आएगा। देखो, आपके ये भी चीज मैं समझा देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ना इस चीज की ड्यूटी आपके सेंटर के ऊपर डाली हुई है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या करता है? शेड्यूल 7 आपके ना सारी की सारी इंडिया की जो जिम्मेदारियां हैं वो 3 लिस्ट में बांटता है। यूनियन, सेंटर क्या क्या काम करेगा, स्टेट्स क्या क्या काम करेंगी, और दोनों मिलके कॉन्करेंट क्या क्या काम कर सकते हैं। उसमें यूनियन की जिम्मेदारी ये है कि इंडिया की इंटेग्रिटी को यूनियन ने बना के रखना है, और किसी भी स्टेट के ऊपर कोई भी थ्रेट आया उसे डिफेंड करना सेंटर का काम है। तो अगर ऐसा कोई भी थ्रेट जो पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है किसी भी स्टेट में, वहां पे आपके उस एरिया को डिस्टर्ब्ड मार्क किया जा सकता है, और वहां पे फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पैरामिलिट्री या मिलिट्री को भेज देती है। यूजुअली पहले पैरामिलिट्री को भेजती है। देखो, ये दो अलग अलग चीजें हैं, मिलिट्री अलग होती है, पैरामिलिट्री अलग होती है, ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं आर्मी, वो एक तरह से आपकी मिलिट्री है। इन दोनों की यूनिफॉर्म जरूर मिलती होती है। मिलिट्री मतलब ये आर्मी आपकी ये होगी, तो उस साइड पे आपकी पैरामिलिट्री होगी। इन दोनों में फर्क क्या है? पहली बात तो कमांड का फर्क है। मिलिट्री की कमांड आपकी सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके अंडर आती है। पैरामिलिट्री जितनी भी है इंडिया में, वो सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। तो ये दोनों की दोनों मिनिस्ट्रीज में फर्क है। इसके बाद इन्हें लीड कौन करता है, इसमें फर्क होता है। आर्मी को हमेशा लीड करेगा उसका अपना, आर्मी के अंदर के जो रैंक से होता है वो ओन, मतलब आर्मी के बिल्कुल नीचे से धीरे धीरे रैंक पे राइज करके आर्मी चीफ बनते हैं, ठीक है, अपना खुद का होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, देखो पहले तो पैरामिलिट्री फोर्सेस है कौन सी, जिन्हें आप कॉमनली जानते हो, CRPF, BSF, फिर आपकी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, फिर ITBP, फिर सशस्त्र सीमा बल, और ऐसी और भी फोर्सेस हैं, ठीक है। अभी के लिए ये जितनी भी फोर्सेस हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप IPS बनते हो, आप इसके हेड भी एक दिन बन सकते हैं इन फोर्सेस के।
तो इन्हें एक सिविलियन ऑफिसर हेड करता है, सिविल सर्विसेज से है ना, तो इन्हें सिविलियन ऑफिसर बाहर से आके हेड करता है, यहां पे उनका अपना पर्सन होता है। ठीक है, ये ऐसे क्यों रखा गया है? क्योंकि पैरा मिलिट्री का काम वॉर लड़ना नहीं है, मिलिट्री को हमेशा बनाया गया है वॉर लड़ने के लिए। इसीलिए कोई भी जब हम कहते होते हैं ना, कहीं पे कोई दंगे होते हैं, कुछ भी होते हैं, साथ के साथ न्यूज में आने लग जाता है कि आपकी फौज आ गई है, फौज ने सिचुएशन संभाली है। फौज कभी नहीं आती होती, वो बेचारे ये पैरामिलिट्री के लोग होते हैं, सारा क्रेडिट उठा के सारी मिलिट्री को दे दिया जाता है, होते ही है क्योंकि यूनिफॉर्म सेम है। पर इनके यहाँ पे बैचेस देखोगे तो बैचेस से पता चल जाता है कौन आया हुआ है। इनका काम है, पैरामिलिट्री का काम है, जैसे सीआरपीएफ का काम है इंडिया के अंदर पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखना, और कहीं पे भी इंसर्जेंसी हो, कुछ भी हो, वहां पे सीआरपीएफ को भेजा जाता है। ठीक है, ऐसे ही असम राइफल्स एग्जिस्ट करती है, और भी हैं, तो वो सारी की सारी इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब होता क्या है, अफ्स्पा जो एक्ट है ये आपकी ना सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से ब्लैंकेट कवर देता है उनके एक्शंस के लिए। अफ्स्पा प्रोवाइड करता है कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस, जिस एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया गया, उस एरिया में किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, बिना कोर्ट में पेश किए डिटेन करके रखा जा सकता है 24 घंटे से भी ज्यादा। उसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी जो लगता है कि एनिमी यूज कर सकता है, उस घर को, उस प्रॉपर्टी को, सबको जलाया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा इनके खिलाफ। ये इसलिए बनाया गया था ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस का हमेशा मोराल हाई रहे, कभी उनके मन में ये डर ना हो कि हमने कोई एक्शन लिया है तो कल मेरे खिलाफ ही कमिटी ना बैठ जाए, क्योंकि अगर उनके मन में यही डर हुआ, वो तो गोली चलाने से पहले भी सोचेंगे, और टेररिस्ट यही तो इनकरेजमेंट ढूंढेंगे। ठीक है, तो एक्ट अपने इस पर्पस से सही बनाया गया था। पर कई बार क्या होता है, कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। कोई छोटी मोटी कहीं पे दुश्मनी हुई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस पर्सन को जंगल में लेके गए, मार डाला, उसके आसपास एक आधा वेपन फेंका और कह देते ये टेररिस्ट है, हमने इसे मार डाला, क्योंकि पता है कोई रिपोर्ट नहीं होगी। पर बाद में कई बार ये ऐसा साबित हुआ है कि वो पर्सन बिल्कुल इनोसेंट थे। ठीक है, पर इस एक्ट के कारण और बहुत सारी मिलिट्री की अपनी रिस्ट्रिक्शंस के कारण सजाएं बहुत कम हुई हैं। ठीक है, तो ये जो मिसयूज है, इसे रिपोर्ट करने के लिए भी कोई और ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए। नहीं तो मिलिट्री में क्या होता है, उनके अपने खुद के कोर्ट होते हैं, खुद कोर्ट मार्शल होता है। ठीक है, जो कोर्ट मार्शल होता है ना, वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस में होता है, वो अपने खुद के कोर्ट मार्शल करते हैं, खुद सजा सुनाते हैं, उनके अपने खुद के कोर्ट हैं, अपने खुद के वकील है, हर चीज अलग सिस्टम ऑपरेट करता है। पर जरूरी नहीं है कि आपके वहां पे सिस्टम तेजी से ऑपरेट करे या हर बंदा कंफर्टेबल महसूस करे मिलिट्री के अंदर जाके कंप्लेंट करना, क्योंकि अल्टीमेटली क्राइम तो मिलिट्री से हुआ है। तो हमने क्या किया, 1993 में आपके एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। ऐसे ही हर स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये जो आपकी बॉडीज हैं, इनका एक स्पेसिफिक काम है कि ये कंप्लेंट रिसीव करती हैं जो भी आपका विक्टिम होगा, और उसके बाद ये पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करती हैं। देखो एक चीज याद रखना, NHRC को ना बोला जाता है, एक अगले पेज पे लिख देता हूं, NHRC जो है आपकी एक तरीके से टूथलेस टाइगर बोला जाता है इसे। ठीक है, वो शेर जिसके दांत ही नहीं है, वो शेर किस काम का जिसके दांत नहीं है। इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि NHRC के पास तुम ऐसी कंप्लेंट्स ही लेके जाओगे जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगी। अब जब तुमने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कंप्लेंट हुई है कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज की वायलेशन कमिट की गई है, उसके बाद तुम NHRC के पास गए, NHRC क्या कर सकती है, NHRC ज्यादा से ज्यादा बस एक रिपोर्ट तैयार कर सकती है। ये रिपोर्ट तैयार करती है, इस रिपोर्ट को ये पार्लियामेंट के आगे पेश करती है। ठीक है, और पार्लियामेंट, और मतलब ये प्रेसिडेंट के पास भी जाती है रिपोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको देता है कि कोई एक्शन लो इसके ऊपर, और वो पार्लियामेंट के आगे पेश होती है ताकि पार्लियामेंट क्वेश्चन कर सके। मैक्सिमम ये चीज क्या कर सकता है, ये जो रिपोर्ट है, इससे ये आगे केस फाइल कर सकता है आपके हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट फिर आगे जो नॉर्मल जुडिशरी का प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाए। तो आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कोई भी पावर नहीं है, पावर टू पनिश नहीं है, ये किसी को सजा नहीं दे सकते।
ये सिर्फ एक रिपोर्ट, एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली ये क्राइम हुआ था या नहीं हुआ था, उसके क्या सबूत है, विक्टिम्स का क्या कहना है, एविडेंसेस क्या है, सब कुछ बस कंपाइल करके दे देती है। आगे एक्शन क्या होगा वो एग्जीक्यूटिव्स जाने, पार्लियामेंट जाने या आपकी जुडिशरी जाने। ठीक है, तो इसलिए इसे टुथलेस टाइगर कहते हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स एक ऐसा आज के टाइम में मामला माना जाता है जहां पे अगर देखो ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी चलती इनके सिर पे है। अगर आपके पास कहीं जाने का, रहने का, घूमने का, फ्रीली काम करने का ये सारे हक नहीं है, तो आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ में कर क्या पाओगे? ठीक है, तो ये फ्रीडम जो है ये तभी इंश्योर हो सकती है जब आपकी ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी में मिले। उसी के लिए आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये आपका सारे के सारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे चीज थी। ठीक है, अब ये अपनी तरफ से, हाँ जी वैशाली। सर हमारी जो इस तरह की कमेटीज और कमीशंस बनी हुई हैं पार्लियामेंट में भी, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज भी हैं हमारे पास, तो इन सबको हमने सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक का राइट क्यों दिया है? हमने इसके बाद पनिश करने का या फिर उस पे एक्शन लेने का हमने इनको राइट क्यों नहीं दिया? मतलब पूरा पूरा हक ना देते चाहे कि हाँ फैसला ही सुना दिया है, बट ये कि इनको इतना लाचार सा क्यों छोड़ा हुआ है कि हाँ रिपोर्ट बना दी हो गया। देखो कई आपके अगर इंटरनेशनल और मतलब और दुनिया के देश देखोगे, उन्होंने अपनी ह्यूमन राइट कमीशन को एक्चुअली पावरफुल बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है कि गवर्नमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी पावर देना चाहती है। जैसे आपकी जो सीबीआई है, देखो सीबीआई आपकी क्या करती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी करती है, उसके बाद सीबीआई के अपने स्पेशल कोर्ट्स खुद के भी बने हुए हैं। चाहे इन्वेस्टिगेशन की उसकी ब्रांच अलग है और उसकी फैसला सुनाने वाली ब्रांच अलग है, दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, पर सीबीआई को गवर्नमेंट ने पूरा कैपेबल बनाया ना दोनों चीजों के लिए। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी चाहे तो गवर्नमेंट दोनों चीजों को बना सकती है। ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे पावरफुल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट का प्रेजेंटली कहना है कि हमारा जो जुडिशरी या हमारे जो मिलिट्री के स्ट्रक्चर्स है, आर्मी एक्ट एग्जिस्ट करता है और ये सब कुछ करता है, वो अपने आप में सफिशिएंट है सारी चीजों से डील करने के लिए। और अगर हम और चीजें और कानून बनाते हैं, एक तो देखो सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ता है, अगर सरकार अलग से इनके लिए जुडिशरी क्रिएट करेगी और जजेस रखने पड़ेंगे, सरकार के ऊपर खर्चा है। ठीक है, दूसरा सरकार कहती है कि ओवरलैप हो रहा है बहुत सारी चीजों का, तो हम नहीं चाहते ये ओवरलैप हो। मतलब मैं आपको सरकार के वर्जन्स बता देता हूँ सरकार क्या कहती है। ठीक तो है, सर जैसे अब देखो कई, हाँ जी हाँ जी, हम बोलो बोलो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने कहा कि रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, केस हाई फाइल कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास। हाँ जी, तो इसमें अब उनको कंपल्सन पास से करती है। निगलेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ अच्छा, इग्नोर मैं कर। समझ रहा हूँ क्या कह रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा नहीं होता। अगर आपका देखो एक चीज होती है, आपकी जुडिशरी के पास पावर भी है और आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पावर भी है। मैं यही वर्ड आपको समझाने लगा हूं, इस वर्ड को कहते हैं सुओ मोटो। सुओ मोटो का क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज कई बार आपको कहीं पे कोई पता चलता है कि यहाँ पे कुछ क्राइम कमिट हुआ है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को पता चलता है कि यहाँ पे ना आपकी कुछ वायलेशन हो रही है। लेट्स सपोज जेल के अंदर अच्छा खाना नहीं मिल रहा, ये भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन है कि जेल के अंदर बहुत ही गंदा खाना मिल रहा है। आपके किसी ने कंप्लेंट नहीं की आके, ठीक है, पर ह्यूमन राइट कमीशन के पास ये पावर जरूर है कि वो खुद ब खुद इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाए। जब आपकी जुडिशरी या ऐसी बॉडीज खुद ही काम करने लग जाती है बिना कंप्लेंट के, इन्हें कहते हैं कि उन्होंने सुओ मोटो एक्शन ले लिया, कि खुद ही काम करना शुरू कर लिया बिना किसी कंप्लेंट के। आपकी जुडिशरी के पास भी सेम पावर है। देखो अगर तो वो रिपोर्ट फाइल होती है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट केस उठा लेगा, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन की पावर है कि वो केस फाइल करेगी, तो केस ऑब्वियसली शुरू हो गया, वो केस ही फाइल करते हैं, वो रिपोर्ट नहीं देते। हाई कोर्ट में तो वो केस फाइल करवा देते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर कोई ऐसा मामला आता है, मैं जनरली जुडिशरी के बारे में बताना चाहता हूं, जुडिशरी के पास भी ये पावर है कि जुडिशरी किसी भी मामले में सुओ मोटो खुद काम करने बैठ सकती है। आपके बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जहां पे जुडिशरी खुद ही काम करने बैठ गई, जुडिशरी ने खुद ही सब कुछ लीड किया और फाइनली सजाएं भी दे दी। ठीक है, जैसे आपके
कई जो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, जैसे कि राम रहीम का जो केस था, राम रहीम का केस किसी ने कभी फाइल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद केस शुरू किया था। ठीक है, राम रहीम के कुछ क्राइम, बस सुप्रीम कोर्ट के पास एक लेटर आई थी कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सीबीआई को ऑर्डर दिया था कि इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करो। तो उससे वो पूरा पूरा केस परस्यू हुआ, सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया, वो फिर सारी की सारी आपको हिस्ट्री पता ही है कि कैसे काम हुआ। तो जरूरी नहीं होता कि आपके हमेशा कोई आके कंप्लेंट ही फाइल करेगा, जुडिशरी खुद भी ऐसे कई बार एक्शन लेते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। ये मैं आपको रीसेंट केस बता रहा हूँ क्योंकि कुछ साल पहले का ही हुआ है, तो आपको थोड़ा सा मेमोरी फ्रेश होगा। ठीक है, एनएचआरसी के मेंबर्स कौन होते हैं? एनएचआरसी के अंदर टोटल 6 लोग होते हैं, एक उसका चेयरपर्सन होता है और 5 और मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन जो होगा, जो इसका हेड होगा, वो या तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा होना चाहिए या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहा होना चाहिए। ये रिटायर्ड, ठीक है, ये रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक मेंबर, अब ये आपके वर्किंग भी हो सकते हैं, इस टाइम आपके काम भी कर रहे हो सकते हैं, या रिटायर्ड भी हो सकते हैं। एक मेंबर आपके जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, या आपके चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हो। जरूरी नहीं है कि वो रिटायर्ड हो, वो वर्किंग भी हो सकता है। उसके बाद 3 लोग ऐसे जो उस फील्ड में स्पेशल नॉलेज होल्ड करते हैं, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में, तो एनजीओ के लिए काम किया है, लोगों के हक के लिए काम किया है, लॉयर्स रहे हैं, ह्यूमन राइट लॉयर्स रहे हैं, जिन्हें ह्यूमन राइट्स की अच्छे से नॉलेज है। 3 लोग ऐसे इस कमेटी में डाले जाते हैं। इन तीनों में से कम एटलीस्ट एक वुमेन होनी ही चाहिए। ठीक है, और एडिशनली आपके जितनी भी इंडिया के अंदर और नेशनल कमीशंस हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट की कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब की कमीशन है, वुमेन की कमीशन है, माइनॉरिटीज की कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की कमीशन है, ये जितने भी आपकी कमीशंस हैं आपके, ठीक है, ये सारे की सारी आपके पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, और ये जितने भी कमीशंस के जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसके हेड होते हैं। देखो इंडिया के अंदर ये सारी कमीशंस एग्जिस्ट करती हैं जो अलग अलग डील करती है। ठीक है, जैसे कि आपके शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी इश्यूज पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये कोई भी इनमें से कमीशन सजा नहीं दे सकती। ये सारी कमीशन बस रिपोर्ट तैयार करती हैं और आगे हाई कोर्ट में केस फाइल करती हैं। प्रेसिडेंट, अगर स्टेट की बात है तो गवर्नर्स उन्हें रिपोर्ट सौंप देती हैं और वो आगे खुद हैंडल करते हैं। ठीक है, बस ये सारी की सारी चीज है। फिर उसके बाद तो क्या कहते हैं, क्योंकि देखो हर एक को सरकारी वकील दिया जाता है ना, सरकारी वकील अलॉट हो जाएगा, तो उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन का तो बस और कोई काम नहीं रहा। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कर दी, सबूत उन्होंने इकट्ठे कर दिए, वकील को दे दिए, केस फाइल कर दिया, दैट्स इट, बस खत्म है। ठीक है, इस तरीके से बस वो सारी की सारी चीज। ठीक है, क्लियर है? आपका करंट अफेयर है एक इंटरनेशनल बैंक के बारे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो आपको इस टाइम पता है कि आपके रशिया का यूक्रेन के साथ इश्यू चल रहा है। बेलारूस इस फोटो में कहां आता है, मैं उसके बारे में बताता हूं। देखो बेलारूस की ना इमेज लास्ट ईयर की मैं आपको न्यूज बताता हूं, आपको नहीं भी पता होगी तो मैं बताता हूं। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, वो ना डिक्टेटर बन चुके हैं। हुआ क्या था, लास्ट ईयर बेलारूस में इलेक्शन हुए, इलेक्शन सारे के सारे फिक्स करवाए गए थे। ये पब्लिक को भी क्लियर हो गया था क्योंकि लुकाशेंको को बेलारूस के अंदर कोई पसंद नहीं करता, और लिटरली उसकी कभी तुम स्पीच भी सुनोगे ना तुम्हें लगेगा ये इंसान पागल है। ठीक है, और लास्ट ईयर जो ऑपोजिशन में जो वुमेन खड़ी हुई थी ना, उसने जीतना था, क्लियर विक्ट्री दिख रही थी, जितना क्राउड सब कुछ, लोग लिटरली सड़कों पे उसके लिए थे कि ये जीतेगी। पर जब वोटिंग का रिजल्ट आया लुकाशेंको जीत गया। तो इसके बाद क्या हुआ, आपके पूरे बेलारूस के अंदर ना दंगे दंगे हो गए थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर एक बार लोगों ने कब्जा कर लिया था हर जगह पे।
तो लुकाशेंको एक बार के लिए भाग गया था वहां से। लुकाशेंको ने पर क्रैकडाउन करवाया अपनी आर्मी से, जितने प्रोटेस्टर और इन सारे लोगों को बुरी तरीके से गोलियों के ऑर्डर भी दे दिए थे। तो बेलारूस एक तरह से लास्ट ईयर से प्रॉपरली एक डिक्टेटरशिप के अंडर आ गया। अब ये कहने कोई गवर्नमेंट है नहीं। लास्ट ईयर लुकाशेंको ने एक और काम किया था। एक ना आपका यूट्यूबर था, उसका नाम नहीं याद, पोलैंड कंट्री को बिलोंग करता था वो यूट्यूबर, और वो प्लेन से पोलैंड से कहीं जा रहा था। पोलैंड से अब तुम कंट्रीज की एयर स्पेस तो यूज करते ही हो ना। तुम्हारा प्लेन अगर कहीं से टेक ऑफ करेगा, जैसे अगर हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर से भी जाएंगे, कहीं और से भी जाएंगे। वो जो यूट्यूबर था वो एक्चुअली ओरिजिनली बेलारूस शहर से था, पर अब उसने पोलैंड की सिटीजनशिप ले ली थी। वो लुकाशेंको और बेलारूस की पूरी गवर्नमेंट के हर क्रिटिसिज्म करता था और सारे करप्शन के पर्दाफाश करता रहता था। तो लुकाशेंको के मन में और ज्यादा गुस्सा था। उन्होंने क्या किया, जब वो प्लेन, पहले तो पता लगाया कि वो किस दिन प्लेन क्या टेक ऑफ कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी नजर रखी होगी। उस बंदे का जब प्लेन बेलारूस के ऊपर से जा रहा था ना, अपने तो फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे, उस प्लेन को लैंड करवाया, उस प्लेन के अंदर से उसे निकाल के अरेस्ट कर लिया। इसके कारण जितनी भी पोलैंड आपका हिस्सा है यूरोपियन यूनियन का, सारी बाकी यूरोप की कंट्रीज नाराज होगी कि ये कैसा बिहेवियर हुआ कि तुम एक उड़ते हुए प्लेन को लैंड करवा के अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये इंसिडेंट्स के बाद आपके बाकी यूरोप ने बेलारूस के साथ रिश्ते भी तोड़ दिए और उसकी एयर स्पेस यूज करने से भी प्लेन्स को मना कर दिया। अब इसके बाद लुकाशेंको को एक ही फ्रेंड दिखा, वो है रशिया। तो रशिया के ज्यादा पास हो गया क्योंकि बाकी यूरोप ने तो बुलाना ही छोड़ दिया। ठीक है, अब जब आपके पुतिन ने इन्वेजन का सोचा, लुकाशेंको ने वेलकम किया कि तुमने अगर मेरी टेरिटरी से भी इन्वेजन करनी है, क्योंकि एक साइड पे रशिया की बाउंड्री यूक्रेन को लगती है, एक साइड से बेलारूस की बाउंड्री लगती है। तो उन्होंने पहले क्या किया, रशिया और बेलारूस की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं कि आपस में हम आगे बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट पे रशियन आर्मी को वहां पे बुला लिया। पर वो क्लियर था क्योंकि लुकाशेंको को हर कोई जानता है वो ऐसा ही है, वो दे देगा। ठीक है, वो तो हमेशा कहता है कि मुझे पुतिन ने प्रॉमिस किया है कि वो रशियन आर्मी में मुझे कर्नल का रैंक दे देगा। ठीक है, और बेलारूस भी मतलब एक तरीके से धीरे धीरे वापस रशिया का हिस्सा बन जाए। पहले भी बेलारूस सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वो वैसा ही हिस्सा बन जाए। अब इसके बाद आपकी इन्वेजन शुरू हुई। रशिया ने बाकी एरिया से भी इन्वेजन किए, नीचे क्रीमिया से एंटर किए, इस साइड से रशिया की टेरिटरी से, ऊपर बेलारूस से भी क्रॉस किए। अब जो आपकी यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, ठीक है, वो दोनों चीजों के लिए मना करता है। एक तो तुम किसी के खिलाफ वॉर नहीं लड़ सकते, दूसरा तुम अपनी टेरिटरी को कभी अलाउ नहीं करोगे किसी और के खिलाफ वॉर वेज करने के लिए। तो इस टाइम बेलारूस भी गिल्टी है उतना ही जितना हम रशिया को अगर कंसिडर करते हैं। ठीक है, इंडिया का रशिया को लेकर न्यूट्रल अब्सटेन का स्टैंड है, उसके अपने रीजंस हैं। ठीक है, तो पर चलो वॉर तो अपने आप में हमेशा गलती होती है, तो वॉर के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, तो वॉर क्राइम में बेलारूस भी उतना ही पार्ट है। तो एक होता गया, अब वापस करंट अफेयर की तरफ आते हुए, आपके रशिया और बेलारूस अपने वहां पे ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनवा रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, कुछ भी हो गए। देखो, जो दुनिया भर की सरकारें होती हैं, जो ये प्रोजेक्ट्स उन्होंने करवाने होते हैं, या तो तुम सारा पैसा पे कर दो, या तुम क्या कर सकते हो, लोन ले लो। अब लोन किससे लोगे? लोन लेने के लिए दुनिया में ऐसे कुछ बैंक्स बना दिए गए हैं जहां पे हर साल सारे देश पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है, पर उससे ज्यादा अमाउंट के हमें लोन मिल जाते हैं। तो हम हर, देखो पूल बन जाएगा ना एक। अगर मैं कहूं, लेट्स सपोज हम सारे एक एक देश हैं, अगर मैं कहूं कि तुमने अपनी फंडिंग खुद करनी है, तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, तो ऑब्वियसली तुम 100 रुपए में क्या क्या कर लोगे। पर मैं तुम्हें कहूं ये 100 रुपए मुझे दे दो, ठीक है, और मैंने सबसे 100 रुपए लिए, मेरे पास 3000 हो गए। फिर तुम मेरे पास आए, तुमने कहा कि मुझे 500 का प्रोजेक्ट करना है, मैंने तुम्हें 500 इशू कर दिए। कोई आया मेरे पास, मैंने 200 का प्रोजेक्ट करना है इस साल, मैंने ये सारे बांट दिए, पर लोन पे है ना, अगले साल मुझे इंटरेस्ट रेट भी आएगा और अगले साल तुम फिर मुझे फंडिंग दोगे। तो तुम्हारा काम भी चल गया, तुमने वो लोन भी लॉन्ग टर्म में पे कर दिया, मेरा काम भी चल गया। इस तरीके से ये सारे इंटरनेशनल बैंक्स काम करते हैं। ठीक है, ताकि
कंट्रीज के ही बनाए हुए हैं, कंट्रीज को ही फंड करने के लिए। जैसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक करता है ये, वैसे ही जब अब चाइना राइज किया, सी जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ये जो एजेंसीज हैं, ये ना आपकी अमेरिका की बनाई हुई है। इन एजेंसीज में होता क्या है, अमेरिका का क्या लेना देना है, देखो होता क्या है, अब ये सारी एजेंसीज में हमेशा बजट है, बजट इसी चीज में डिपेंड करता है कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है। अब तुम बताओ एक जनरल सी चीज, वर्ल्ड बैंक की जैसे सारी की सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं, क्या कोई भी अफ्रीकन कंट्री, कोई भी मान लेते हैं नाइजर मान लेते हैं, नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है, क्या नाइजर उतनी बजट फंडिंग दे सकती है जितनी अमेरिका दे सकता है? नहीं दे सकती ना। पर नाइजर अंडर डेवलप्ड कंट्री, उसे पैसा तो चाहिए ना। तो होता क्या है, आपके अमेरिका जैसी कंट्रीज ने जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई वर्ल्ड बैंक की, इन्होंने कहा कि देखो हम बजट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, पर हमें क्या चाहिए, जब आपकी सेशंस होते हैं इसके, उसके अंदर जो वोटिंग राइट होते हैं, हमें वोटिंग राइट भी ज्यादा चाहिए। वोटिंग राइट से होता क्या है कि वर्ल्ड बैंक किन्हें पैसा देगा किन्हें नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल तुम यही वोटिंग शेयर से करते हो। अमेरिका ने अपने आप को सबसे ज्यादा वोटिंग राइट देके रखे थे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर भी। तो ये अमेरिका इन्हें कंट्रोल कैसे करता है कि जिस कंट्री के साथ अमेरिका की नहीं बनती, वहां पे देखना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी पैसा देना कम कर देते हैं। ठीक है, तो अपने आप ये टिल्ट दिखता है कि अमेरिका का कंट्रोल है। अब मॉडर्न टाइम में चाइना भी राइज कर गया। चाइना ने क्या किया है, इसका एशियन ऑल्टरनेटिव बना लिया है, मतलब उससे कंपैरेटिवली छोटे हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एक चाइना लेड बैंक है, ठीक है। इस टाइम प्रेजेंट इसके 105 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एक चाइना लेड बैंक है, चाइना ने इसे 2013 में प्रपोज किया था और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, 2014 में लॉन्च भी कर दिया। इसके अंदर भी ऐसे ही शेयर बांटे गए हैं, तुम जितना बजट में कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज्यादा तुम्हें परसेंटेज हिस्सा मिलेगा। देखो सबसे ज्यादा शेयर अब यहाँ पे चाइना ने अपने पास रखे हैं, चाइना ने अराउंड 24% 25% के शेयर अपने पास रखे हैं। सेकंड बिगेस्ट, अब देखो यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट दिखेगा, सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में है इंडिया। परसेंटेज में बहुत फर्क है, देखो चाइना कहाँ 24-25% के करीब शेयर लेके बैठा है, हमारे पास 9% के करीब शेयर है, तो फर्क बहुत ज्यादा है, पर ये सेकंड हाईएस्ट यही है। चाइना ने उस टाइम इंडिया को इनवाइट किया था कि तुम भी आओ हमारे साथ ये बैंक बनाने में मदद करो, तो इंडिया ने भी पैसा डाला, उन्होंने भी पैसा डाला, और हर साल हम कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे, और हम भी इससे लोन लेते हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्री से पूल बन जाता है, हमें भी लोन मिल जाता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग कैपिटल, स्टार्टिंग का जो पैसा डाला था इसे शुरू करने के लिए, वो $100 बिलियन था। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 2/3 है। एक और बैंक एग्जिस्ट करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जापान और अमेरिका लेड है, ये इन दोनों ने मिलके बनाया था। इसमें भी सेम वोटिंग राइट है, जो बजट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उतने ही परसेंटेज वोटिंग राइट मिलेंगे। इन दोनों के पास ऑलमोस्ट बराबर है, 16% है। ठीक है, और इंडिया के इसमें भी कुछ 3-4% के करीब है, इंडिया इन सबका ही मेंबर है। ठीक है, उसके बाद और वर्ल्ड बैंक का ऑलमोस्ट हाफ है, यानी कि वर्ल्ड बैंक $200 बिलियन का बैंक है, ये $100 बिलियन का बैंक है। ये यही काम करते हैं पूरी दुनिया में, कहीं पे भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए जो आपके इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स बूस्ट कर सके, मतलब ये स्पेसिफिकली एशिया को टारगेट करता है। ठीक है, तो ये उस तरीके से ये एशिया के अंदर ये डेवलपमेंट करवाने के लिए। ठीक है, क्लियर है। पर बाकी भी जैसे बेलारूस की कंट्रीज, इन्हें भी दे रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, देखो अगर आपके कभी पेपर में, अब न्यूज से आपके पेपर में स्टेटमेंट कैसे बनती है, देखो जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो, करंट अफेयर के अंदर जो मेन आपके वेबसाइट्स और ये सारी चीजों पर लिखा होता है, वहां पे यही लिखा हुआ है कि एशिया की डेवलपमेंट के लिए करना है। बेलारूस एशिया का हिस्सा नहीं है, रशिया तो तब भी मान लो यूरेशिया का हिस्सा है, ज्यादातर एरिया एशिया में या कुछ एरिया उसका यूरोप में है, पर बेलारूस आपके यूरोप में ही पड़ता है। अब यूरोपियन होने के बाद भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने उसे पैसे दिए ना, आपको पेपर में स्टेटमेंट क्या आ जाएगी कि AIIB, शॉर्ट में AIIB बन गया, AIIB ने
दुनिया में एशिया के बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फंड नहीं किए। तो अगर तो हम प्लेन टेक्स्ट पे जाते हैं तो वो चीजें कई बार गलत हो सकती हैं, इस कारण वो न्यूज का कंटेक्स्ट पढ़ना जरूरी होता है और इनडायरेक्ट मीनिंग निकालना जरूरी होता है। देखो करंट अफेयर की क्लास का, और क्लास का अल्टीमेटली ये पर्पस है तुम्हें ये बता सकेंगे स्टेटमेंट बनती कैसे है। तो कभी भी इस चीज से धोखा मत खा जाना। जब बेलारूस आ गया, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये देखो इस टाइम जो यूक्रेन ये सारा इश्यू चल रहा है, ये किसी ने नहीं तुमसे पेपर में पूछना। पूछेंगे तो ये स्टेटमेंट निकाल के पूछेंगे जो कोई और नहीं समझ रहा होगा। होता सब कुछ पेपर में, न्यूज़पेपर में ही होता है, ठीक है, पर उसे समझने का बस तरीका होता है। तो तभी करंट अफेयर की क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, सारे के सारे हो गए ना? 4 करंट अफेयर थे आपके, ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर है। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड बैंक आपके अमेरिकन लेड बैंक है, वो भी किसी ना किसी टाइम करंट अफेयर में आ जाएगा। आज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हमेशा करंट अफेयर पेपर में आ सकते हैं।